कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। और आज जो हम एक टॉपिक लेके आए हैं इतिहास में, और ये पहला टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर हम बात करेंगे राष्ट्रवाद की तो इसी एक यूरोप जो हमारा महादेश है यहीं से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगा। जब हम बात करें 19वीं शताब्दी की तो 19वीं शताब्दी में न केवल वहाँ एक घटना घटी बल्कि वहाँ से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का भी विकास हुआ। और उस राष्ट्रवादी जो घटनाएं घटी थी वहाँ पे, और उसके कारण से यूरोप के नक्शा में भी परिवर्तन आया। आइए आज जो हमारा पहला टॉपिक है और पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि आखिर राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राष्ट्रवाद हमारा देश अगर हैं अपने देश के प्रति प्रेम और स्नेह की भावना है तो हम कहेंगे हमारे अंदर में राष्ट्रवाद हैं। क्या हैं? राष्ट्रवाद हैं। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि अपने देश के प्रति प्रेम और लगाव की भावना होनी चाहिए। अगर हम इंडिया में हैं तो सही में इंडिया में भी हमको क्या होना चाहिए? प्रेम और लगाव की भावना इंडिया के प्रति होना चाहिए। अगर हमारे देश के ऊपर कोई बाहरी देश आक्रमण करते हैं तो हम उनके खिलाफ़ क्या करने लड़ने के लिए तैयार हैं। तो हमारे अंदर में वो क्या है? एक राष्ट्रवाद की भावना पैदा होती है और अपने देश के लिए हम मर मिटने को तैयार होते हैं। तो राष्ट्रवाद का एक सिंपल सी परिभाषा है कि अपने देश के प्रति प्रेम और लगाव की भावना को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। अपने देश के प्रति प्रेम और लगाव की भावना को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है। तो राष्ट्रवाद का सिंपल सी डिफिनेशन है हमारा कि अपने देश के प्रति प्रेम और लगाव की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है। तो हमारे बीच एक छोटा सा नन्हा मुन्ना जो हमारे दिल के करीब रहने वाले बाबू साहब हैं, तो आने के लिए यहाँ पे रोड हैं। क्या हुआ? ध्यान दो। हाय कर दो सबको, बाय बाय कहो, बाय बाय करो तो, बाय बाय सबको, बाय बाय कर दो बेटा, बाय बाय। टाटा भी कर दिए। बोलो पापा जी, बोलो पापा, बोलो ना पापा, बोलो पापा। अच्छा पापा को एक बार पपी दे दो, पापा को पपी दे दो, पापा को पपी दो ना। ठीक है। बोलो पापा जी, बोलिए पापा जी, बोलिए पापा जी। पढ़ाएंगे? चलो यहाँ देखो। तो राष्ट्रवाद क्या है तो आपको बता दिए। अपने देश के प्रति प्रेम और लगाव की भावना को हम लोग क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद कहेंगे। तो राष्ट्रवाद हम सभी के दिल में होते हैं अपने देश के प्रति, और हम सभी यहाँ पे अपने देश के प्रति मर मिटने को तैयार होते हैं। तो आप समझेंगे हम क्या हैं? एक हमारे अंदर में राष्ट्रवाद की भावना है। ठीक है। तो चले जाइए अब। ठीक है बेटा, अब पढ़ाने दो हमको। चले जा, आप चले जाइए, जाइए। दे मिट्टी दे दो, मिट्टी दे दो माँ को। हाँ बाय बाय, बाय बाय। चलिए आप जाइए, क्लास करने दीजिए हमको। जाइए बेटा। टाटा टाटा, बाय बाय। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का जो पहला क्वेश्चन था, आखिर राष्ट्रवाद होता क्या है, तो आपको तो बता दिए राष्ट्रवाद क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। फिर कहता कि मेजनी कौन था। तो मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योगी सेनापति था। तो मेजनी कौन था? एक
साहित्यकार हैं, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। अब बताइए, कहता है कि मेजनी जो है उसको इटली के एकीकरण का मतलब होता है उसको एक बना के करना, एक बना के रखना। तो एकीकरण का क्या कहा जाता है? उसको मसीहा कहा जाता है। फिर उसने 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक क्या किया था? एक संगठनों की स्थापना किया था। अब बताइए, मेजनी एक इतना अच्छे साहित्यकार और विचारक थे जो इटली के एकीकरण के लिए काफ़ी योगदान दिया, और उसके बाद उन्होंने 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक क्या किया था? संगठनों का स्थापना किया था। और मेजनी का संबंध किससे है? कार्बोनरी। किससे है? कार्बोनरी से भी था। ठीक है, तो मेजनी कौन था? तो मेजनी एक साहित्यकार है, एक गणतांत्रिक विचारों का समर्थक है और एक योग्य सेनापति था। और मेजनी को इटली के एकीकरण का क्या कहा जाता है? मसीहा कहा जाता है। इटली को क्या कहा जाता है? अरे मेजनी को क्या कहा जाता है? मेजनी को जो है इटली के एकीकरण का एक मसीहा कहा जाता है। मसीहा का मतलब एक गॉड कहा जाता है। उसने 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक संगठनों की स्थापना किया था। और मेजनी का संबंध गुप्त दल कार्बोनरी से था। वहाँ पे एक गुप्त दल होता है जिसका नाम था कार्बोनरी। क्या था? कार्बोनरी। इससे संबंध भी किसका था? तो मेजनी का था। ठीक है, तो ये है हमारे मेजनी कौन था। तो मेजनी के बारे में इतना आप लिखेंगे, सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। फिर कहता है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। अब बताओ, जर्मनी क्या है? जर्मनी एक बहुत छोटे छोटे क्षेत्रों में विखंडित था। उनमें राष्ट्रवाद की भावना की कमी था और वहाँ के लोग नहीं चाहते थे कि हम एक हों। तो जर्मनी की एकीकरण की जो निम्नलिखित बाधाएं हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जर्मनी करीब 300 छोटे बड़े राज्यों में विखंडित था। जर्मनी जो है हमारा, जर्मनी करीब कितने राज्यों में? तो 300 छोटे बड़े राज्यों में विखंडित था। उनमें राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी। यानी उनमें इन चीज़ों का क्या था? अभाव था। जैसे वहाँ के लोगों में राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक क्या थी? इनमें हीन भावना था। और उसके बाद कहते हैं उनमें राष्ट्रवाद की भावना का भी अभाव था। उन लोगों के प्रति, उन लोगों के मन में ये विचार नहीं था कि आखिर राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति कैसे हम लोग को व्यवहार करना है और हम लोगों को कैसे चलना है। ठीक है, तो उनमें क्या था? राष्ट्रवाद की भावना का भी कमी था। कहाँ के लोगों में? तो जर्मनी के एकीकरण में ये जो बाधाएं हैं जर्मनी में, तो जर्मनी में जो बाधाएं था उसका एकीकरण का, तो ये निम्नलिखित बाधाएं था जो करीब क्या है? जर्मनी कहता है करीब 300 छोटे बड़े राज्यों में विखंडित था। इनमें राजनीतिक हो गया, सामाजिक हो गया तथा धार्मिक विषमताएं भी थी और उनमें राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। उन लोगों में क्या था? राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। ठीक है, तो यही है हमारा, इतना ही लिखेंगे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर कहता है मेटरनिख युग क्या है। अब देखिए मेटरनिख क्या है। मेटरनिख एक हमारा चांसलर थे वहाँ के। ठीक है, तो मेटरनिख के युग में हम कहते हैं कि 1815 से लेकर 1848 के जो युग होता है, एक समय है, उसी समय को हम लोग क्या कहते हैं? मेटरनिख का युग, यानी मेटरनिख का समय। तो यूरोपीय इतिहास में वर्ष 1815 से 1848 तक के काल को हम लोग क्या कहते हैं? मेटरनिख युग कहा जाता है। यानी 1815 से लेके 1848 का जो समय है उस काल को हम लोग क्या कहते हैं? मेटरनिख के युग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेटरनिख के युग के नाम से जानते हैं। यह काल ऑस्ट्रिया के चांसलर क्लीमेंस वान मेटरनिख के नाम पर रखा गया है। वह क्या है? एक चांसलर है। कहाँ के चांसलर हैं? तो ये क्या है? एक इसका पूरा जो नाम हम बताएं तो क्लीमेंस वान मेटरनिख, ये हमारे ऑस्ट्रिया के चांसलर। कहाँ के चांसलर थे? तो ये जो ऑस्ट्रिया के एक चांसलर हैं जिसका पूरा नाम क्या है? क्लीमेंस वान मेटरनिख, और जिनका जो समय जो था, सत्ता का समय था, वो 1815 से लेकर 1848 के काल था। और इसी काल को हम लोग क्या जानते हैं? मेटरनिख के युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यूरोपीय इतिहास में वर्ष 1815 से लेकर 1848 तक के काल को मेटरनिख युग कहा जाता है। यह काल
ऑस्ट्रिया के चांसलर क्लीमेंस वान मेटरनिक के नाम पर रखा गया है। तो ये जो काल है किसके नाम पे रखा गया है? तो मेटरनिक के नाम, जिसका पूरा नाम क्या है? क्लीमेंस वान मेटरनिक। और इन्हीं के जो समय है 1815 से लेकर 1848 का जो समय है, उसी के काल को हम लोग क्या कहते हैं? मेटरनिक के युग कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलते हैं। फिर कहता है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? अब बताइए, कहीं भी क्रांति होगा तो उसका तो कोई न कोई कारण तो बनता है। अगर मान लीजिए इंडिया में या हमारे बिहार में ही कहीं ना कहीं अगर कोई क्रांति होता है तो उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। जैसे कि अभी हम आपको बता दें, जो दिल्ली में सोनम वांगचुक हैं, वो हम छात्रों के लिए क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और भारत के जो भी नेता हैं, इनको अपने मौज मस्ती, अपने तरह तरह के जो गतिविधि है खास अपने लिए कर रहे हैं, नहीं कि हम छात्रों के लिए, छात्रों के हित के लिए सोच रहे हैं। तो चलिए, राजनीति की बात क्लास में नहीं करना चाहिए। तो जो फ्रांसीसी की जो क्रांति था 1848 की, उनके जो मुख्य कारण थे, चलिए उन पे चलते थे। कहता है कि गीजो की नीतियाँ। गीजो क्या है? एक जो लुई फिलिप है, लुई फिलिप का एक मंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री भी हम लोग कहते हैं। तो लुई फिलिप का प्रधानमंत्री गीजो जो क्या है? प्रतिक्रियावादी। कैसे हैं वो व्यक्ति? तो वो घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति थे और वह किसी भी तरह के सुधार के विरुद्ध था। वह नहीं चाहते थे कि फ्रांस में कोई सुधार हो, फ्रांस में कोई सुधार हो। वह क्या था? एक कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। वह किसी भी तरह के सुधार को नहीं चाहता था। ठीक है। फिर लुई फिलिप की विफलता। लुई फिलिप की नीतियां कमज़ोर और उदारवादी थी। अब देखिए, इसका जो नीतियां था ना, यानी इसका जो नीति बनाया था, कई प्रकार के नियम बनाए थे, वो क्या है? कमज़ोर पड़ गया और उदारवादी थी, जो जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकती। अब बताओ, जो हमारा जनता का जो मन होता है, क्या उनके मन को कभी सरकार पूरा कर सकती? नहीं कर सकती। तो यही कमी उनमें भी था। आर्थिक संकट। अब लुई फिलिप के शासनकाल में देश में क्या हो गई? भूखमरी हो गई। क्या हो गई? भूखमरी भी हो गई और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। जिस तरह से अभी हम कहेंगे इंडिया में भी काफ़ी बेरोजगारी बढ़ गई है। अभी हम अगर बात करेंगे TRE 4 के, कुछ चर्चा कर लेते हैं। TRE 4 के बारे में सरकार TRE 1, TRE 2 और TRE 3, इनमें सिर्फ एक एक एग्ज़ाम लिए। और अब जो हमारे नए शिक्षा मंत्री हैं, इनका कहना है कि अब TRE में 2-2 एग्ज़ाम लिया जाएगा, प्री और मेंस लिया जाएगा। तो ठीक है भाई साहब, आप ले तो लीजिए, ये एग्ज़ाम भी देने के लिए यहाँ के छात्र रेडी हैं। तो इसी तरह से जो यहाँ पे हमने बता दिया आपको, 1848 की जो मेन कारण था वो यही था। ठीक है। फिर से एक बात देख लीजिए, गीजो की नीतियाँ। किसका नीतियाँ? जो गीजो था ना, उसका एक अलग ही प्रकार का नीति था। उनका नीति में क्या था? वो एक प्रकार का घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। वो किसी भी तरह का सुधार नहीं चाहता था। तो लुई फिलिप का प्रधानमंत्री गीजो प्रतिक्रियावादी था और किसी भी तरह के सुधारों के विरुद्ध था, यानी वह किसी भी तरह के सुधार नहीं चाहते थे। फिर लुई फिलिप की विफलता। लुई फिलिप की नीतियाँ भी क्या पड़ गई? कमज़ोर पड़ गई थी और उदारवादी भी थी उनकी नीतियाँ, और जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। जो जनता का जो मन होता है, उनके जो मांग होता है, उसको वो पूरा नहीं कर सका। फिर उसके बाद आर्थिक संकट क्या था? लुई फिलिप के शासनकाल में देश में क्या बढ़ गया? मेन चीज़ तो भाई साहब यही है, भूखमरी और ये बेरोजगारी। अगर ये बढ़ेगी तो छात्र हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो या कोई भी वहाँ के मजदूर हो, किसान हो, सब क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। तो यही सब जो कमज़ोर वहाँ पे कमी थी, जिसके कारण से क्या हुआ था? 1848 की फ्रांसीसी क्रांति हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? अब बताइए, ये इटली है, ये जर्मनी है, इसके एकीकरण कौन करना चाहते हैं? ऑस्ट्रिया। कि क्या ऑस्ट्रिया का इसमें भूमिका था या नहीं था? तो इन दोनों के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का क्या भूमिका था? आइए चलते हैं, पढ़ते हैं। तो इटली, अब बताइए, जर्मनी और इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था।
अब बताओ, दो आदमी चाहता है कि हम क्या करें, मिल जाएं, लेकिन उनमें एक बिचौलिया होता है कि दोनों को जो है न मिलने नहीं दिया जाता है। तो वही कमी कौन कर रहा था, ये ऑस्ट्रिया कर रहा था। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था। ये नहीं चाहते थे कि दोनों का क्या हो, एकीकरण हो, और ऑस्ट्रिया जो है बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इटली और जर्मनी क्या हो, दोनों एक हो जाएं। उस समय ऑस्ट्रिया यूरोप का एक शक्तिशाली साम्राज्य था। अब बताओ, अगर कोई पावरफुल व्यक्ति होगा और दो व्यक्ति मिल के चाहेगा कि हम एक काम करें, एक अच्छा स्वरूप बना लें, तो कोई चाहेगा तीसरा व्यक्ति कि ये दोनों मिलकर हमको कमी हमको पीछा छोड़ दें? कभी नहीं चाहेगा। इसी तरह से ये जो है उस समय ऑस्ट्रिया क्या है, यूरोप का एक शक्तिशाली देश था, शक्तिशाली क्षेत्र था या साम्राज्य था। वह कभी नहीं चाहता था कि ये दोनों क्षेत्र एकीकृत होकर शक्तिशाली राष्ट्र बने। यानी ऑस्ट्रिया बिल्कुल नहीं चाहता था कि जर्मनी और इटली एक होकर एक पावरफुल साम्राज्य बने, एक पावरफुल राष्ट्र बने, क्योंकि ऐसा होने से यूरोप में ऑस्ट्रिया का महत्व यानी ऑस्ट्रिया का प्रभाव क्या हो जाता, कम हो जाता। जिस तरह से हम बताए भाई साहब कि एक आदमी है, दो आदमी चाहता है कि हम दोनों मिलकर एक कोई काम करें, तो तीसरा व्यक्ति कहेगा कि दोनों अगर मिल जाएगा तो ये काम क्या, हम मेरा जो भावना है, मेरा जो पावर है वो कम हो जाएगा। तो वो तीसरा व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि ये दोनों मिल के हमको क्या करे, हमारे प्रभाव को या हमारे पावर को कम कर दे। तो इसी भूमिका में ये ऑस्ट्रिया निभा रहा था कि इटली और जर्मनी कभी भी एक ना हो, और अगर ये एक हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया से पावरफुल हो जाएगा, और ऑस्ट्रिया का जो यूरोप में वर्चस्व था वो क्या हो जाता, कम पड़ जाता। इसीलिए ये नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का क्या हो, एकीकरण हो। ठीक है, तो यही मेन पॉइंट था। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था। उस समय ऑस्ट्रिया यूरोप का क्या था, एक शक्तिशाली साम्राज्य था। वह कभी नहीं चाहता था कि ये दोनों क्षेत्र एकीकृत होकर शक्तिशाली राष्ट्र बने, क्योंकि ऐसा होने से यूरोप में ऑस्ट्रिया का प्रभाव कम हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? ठीक है, एक नेपोलियन बोनापार्ट जो है कहता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को फैलाया कि नहीं फैलाया, उनका क्या योगदान रहा राष्ट्रवाद को फैलाने में, तो उसके बारे में देख लेते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सही बात है, वहाँ पे ये क्या किया, अपने यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भावना है उन लोगों में बढ़ा, लोगों में अपने देश के प्रति, अपने जो राष्ट्र के प्रति जो रियल में जो अपने प्रेम और लगाव की भावना होना चाहिए, उसका इन्होंने क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने प्रसार किया। उसने विजित क्षेत्रों में समान प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। कहा कि उनका जो क्षेत्र था उनमें क्या किया, उन्होंने कहा था कि समान प्रशासनिक व्यवस्था लागू की, विशेषाधिकारों को समाप्त किया और लोगों में एकता एवं राष्ट्रीयता की भावना जागृत की। अब बताओ, उनके लोगों में जो नियम नहीं होने चाहिए उनको उन्होंने क्या किया, हटा दिया, और जो रियल नियम होना चाहिए उनको क्या कर दिया, लागू किया, और लोगों में राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्र की भावना के काफ़ी जागृत किया। और एक ये उदारवादी व्यक्ति भी था। क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट अपने राष्ट्र के प्रति काफ़ी सोच विचार के चलते थे, और ये एक उदारवादी व्यक्ति था जिन्होंने यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या निभाई, तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहाँ जी, तो यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में। ठीक है, फिर कहता उसने विजित क्षेत्रों में समान प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। उन्होंने क्या किया, जो उनका क्षेत्र था वहाँ पे कह दिया कि एक समान प्रशासन नियम लागू होगा भाई साहब। विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। जो विशेष अधिकार था, किसी को कम अधिकार, किसी को ज़्यादा अधिकार, वो क्या कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। अब बताओ, हम हैं, एक और मेरा दोस्त है, हमको ज़्यादा आरक्षण मिला हुआ है और एक किसी को कम है, तो उनमें क्या होना चाहिए, उनमें हीन भावना हो जाएगी। भाई साहब उसको तो ज़्यादा मान मर्यादा है, लेकिन हमारा मान मर्यादा क्या है, कम है,
तो ये उनको क्या कर दिया, बोनापार्ट ने उसको हटवा दिया और लोगों में एकता एवं राष्ट्रीयता की भावना का जागृत किया। लोगों में क्या किया, एकता एवं राष्ट्रीयता की भावना जागृत की। तो यही भूमिका था कहाँ, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में, किसका, तो नेपोलियन बोनापार्ट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। फिर है गैरीबाल्डी। अगर हम बात करें इतिहास में तो गैरीबाल्डी जो है ना अपने दम पे बहुत कुछ किया। अगर हम गैरीबाल्डी का बात करें, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, एक नाविक था भाई साहब, एक नाविक था। उसने लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया और सिसिली तथा नेपल्स को जीतकर वहाँ गणराज्य की स्थापना की। अब बताओ, एक नाविक होकर सिसिली और नेपल्स को क्या किया, जीत लिया। किसके मदद से, तो लाल कुर्ती नामक सेना के गठन किया और उसके मदद से सिसिली और नेपल्स को उन्होंने जीत लिया। फिर बाद में वहाँ क्या किया, अपना एक गणराज्य बनाया, अपना साम्राज्य बनाया। बाद में उसने अपने जीते हुए क्षेत्र को विक्टर एमानुएल को सौंप दिया। बाद में क्या किया, वो इतना अच्छा व्यक्ति थे, अगर बताओ हमसे राज नहीं संभलेगा तो क्या करना चाहिए भाई साहब, कुर्सी त्याग देना चाहिए, किसी और को कुर्सी देना चाहिए ताकि वो अपने राज और अपने राष्ट्र को संभाले। ऐसा नहीं कि मेरा देश मरा जा रहा है, हम गद्दी नहीं छोड़ेंगे। तो उनमें ये भावना नहीं था। बाद में उसने क्या किया, अपने जो जीते हुए क्षेत्र था उनको किसको सौंप दिया, विक्टर एमानुएल को। किसको सौंप दिया, विक्टर एमानुएल को सौंप दिया और एक साधारण किसान की तरह जीवन व्यतीत करने लगा। यही होना चाहिए। अगर आपसे अगर एक काम नहीं संभल पा रहा है तो आपको वही करना चाहिए, आप उस काम को दूसरे व्यक्ति को सौंप दीजिए। आप एक साधारण मानव की तरह ज़िंदगी जीना चाहिए। ठीक है, तो जो गैरीबाल्डी ने किया ये काफ़ी प्रशंसनीय है, काफ़ी तारीफ करने योग्य हैं। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, एक नाविक था। उसने लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया और सिसिली तथा नेपल्स को क्या किया, जीत कर वहाँ एक गणराज्य की स्थापना किया। बाद में उसने अपने जीते हुए क्षेत्र को किसको सौंप दिया, विक्टर एमानुएल को सौंप दिया और एक साधारण किसान के भांति जीवन व्यतीत करने लगा। तो ये है गैरीबाल्डी की विशेष चर्चा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई। सही बात है, बिस्मार्क ने जर्मनी के जो एकीकरण है उसमें जो ऑस्ट्रिया था वो बड़ा एक बाधक था, लेकिन बाद में ये कहा कि भाई साहब लगता है ये सब मानने वाला ऐसे नहीं है, अब जो है ना हमको मार धार करना ही पड़ेगा। मार धार करेंगे तब क्या होगा, ये एकीकरण संभव हो पाएगा। ठीक है, तो बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था। यानी जो बिस्मार्क है वो समझता था कि सैन्य शक्ति तो ज़रूरी है ही। सैन्य शक्ति क्या है, ज़रूरी है ही। इसलिए उसने रक्त और लौह की नीति का अपनाया। रक्त और लौह की नीति अपनाया किसने, बिस्मार्क ने। किसके लिए, तो जर्मनी के एकीकरण के लिए। जर्मनी के एकीकरण के लिए क्या किया ना, इन्होंने रक्त और लौह का नीति का अपनाना पड़ा। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई, तो बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था। यानी वो जानता था कि हमको अगर इन दोनों को एकीकरण करवाना है, जर्मनी के अगर हमको एकीकरण करवाना है तो वहाँ पे सैन्य शक्ति तो है ही। इसलिए उन्होंने क्या किया, रक्त और लौह की नीति अपनाया। यानी रक्त और लौह का मतलब होता है कि सीधा लाओ तलवार और भीड़ जो बीच में आएगा सो निहाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलते हैं। वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए। वियना कांग्रेस की जो 2 उपलब्धियां हैं वो निम्नलिखित हैं। वियना कांग्रेस द्वारा बुर्बो वंश की पुनः स्थापना की गई। अब बताइए, एक नया वंश का स्थापना इन्होंने किया। कौन, वियना कांग्रेस, जिसका नाम है बुर्बो वंश की स्थापना किया। ठीक है, फिर वियना कांग्रेस द्वारा लुई 18वां को फ्रांस का क्या बना दिया, राजा बनाना। तो वहाँ के राजा कौन बना, तो लुई 18वां बना।
तो यही 2 उपलब्धियां था वियना कांग्रेस का। पहला था कि एक बुर्बो वंश की स्थापना किया, ठीक है। फिर लुई 18वां को क्या बना दिया, फ्रांस का राजा बना दिया। तो यही जो हमारा मेन इसका 2 उपलब्धि है वियना कांग्रेस का था। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन था ख़त्म हो गया। अब हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन को चलते हैं, ठीक है। अब कहता है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबुल और गैरिबाल्डी, ठीक है। अभी हमने मेजनी के बारे में पढ़ चुके हैं। काबुल के बारे में नहीं पढ़े हैं, लेकिन गैरिबाल्डी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आइए सबसे पहले जो इन लोगों ने जो प्रयास किया इनके बारे में जानते हैं। पहला है मेजनी। आखिर मेजनी ने इटली के एकीकरण में क्या भूमिका निभाई, उनके बारे में पढ़ते हैं। कहता कि मेजनी जो है तरुणा अवस्था से ही गुप्त राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेता था। अब बताओ, अगर ये मेजनी है और बचपन से ही ये गुप्त राजनीतिक में क्या करता था, बड़ा ही इसको दिलचस्पी था कि हम चुप चुप से कैसे लोगों का बात सुने और लोगों का बात हम अपने अंदर में एक सीखें, अपने आप को ढालें। इनमें ये इसको बहुत दिलचस्पी था, ठीक है। वह कार्बोनरी का सदस्य बन गया। वह किसका सदस्य बन गया, कार्बोनरी दल का सदस्य बन गया। 1831 में उसने यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक क्रांतिकारी संगठन स्थापित किए। अब बताओ, उसने जो है 2 जो संगठन है उनको स्थापित किया, जिसमें एक पहला 1831 में उन्होंने जो स्थापना किया उसका क्या नाम है, यंग इटली। और 1834 में जो एक संगठन और बनाया जिसका नाम है यंग यूरोप, ठीक है। ये गुप्त क्रांतिकारी संगठन स्थापित किए। मेटरनिक के पतन 1848 के बाद वह इटली के एकीकरण के प्रयास में लग गया। अब बताओ, मेटरनिक है, मेटरनिक का काल जो है ना 1848 तक था। उसके बाद जो है ना मेजनी पूरा अपना दिनों रात एक कर दिया, किसके एकीकरण में, तो इटली के एकीकरण में, ठीक है। परंतु वह विफल होकर इटली से चला गया। भाई साहब, कोई भी काम नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन प्रयास तो किया। अगर हम कहते हैं कोई काम करने से पहले ही अगर हार जाए तो वह काम हमारा सफल कभी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमेशा निरंतर प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो मेजनी के बारे में जो मैंने इससे पहले पढ़ाए थे वही जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ टॉपिक है, सेम चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा जो लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसमें विशेष अर्थ धारण तो करेगा ही। तो मेजनी के बारे में हमने जान गए। अब किसके बारे में जानेंगे, काबुल के बारे में, ठीक है। चलिए काबुल के बारे में जानते हैं। कहता राजा विक्टर एमुनुअल के मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उसने सार्डिनिया की आर्थिक और सैनिक स्थिति सुदृढ़ की। अब बताओ, विक्टर जो एमुनुअल है ना, ये मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में जो सार्डिनिया है इसके आर्थिक और सैनिक स्थिति को सुधार दिया। कौन, विक्टर एमुनुअल। कौन, विक्टर एमुनुअल जो है, जिसको गैरिबाल्डी ने अपना जो जीते हुए क्षेत्र है सिसिली और नेपल्स जीत के किसको दे दिया, विक्टर एमुनुअल को दे दिया। इन्होंने क्या किया, जो सार्डिनिया एक जगह है उनकी आर्थिक और सैनिक स्थिति को क्या किया, सुधार किया। क्या किया, सुदृढ़ की। 1859 में फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रिया को पराजित कर काबुल ने लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया। अब बताओ, जब 1859 का बात करेंगे तो फ्रांस का सहायता लिया। किसका सहायता लिया, इन्होंने फ्रांस की सहायता से किसको पराजित कर दिया, ऑस्ट्रिया को। किसको पराजित कर दिया, जो नहीं चाहते थे कि जर्मनी और इटली का कभी एकीकरण हो, तो इन्होंने ऑस्ट्रिया को क्या किया, पराजित कर दिया। फिर काबुल ने किसको, लोम्बार्डी, जो हमारा लोम्बार्डी एक जगह है उस पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। मध्य इटली स्थित अनेक राज्यों को सार्डिनिया में मिला लिया। अब बताओ, इन्होंने क्या किया, विस्तारवादी नीति भी अपनाया। जो अगल बगल जितने भी अनेक राज्यों हैं उनको क्या किया, सार्डिनिया में क्या कर लिया, मिला लिया।
काबूल के प्रयासों से इटली के एकीकरण का महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ज़रूर सफल किया। इससे पहले मेजनी था, मेजनी जो है भले वो सफल नहीं हुआ लेकिन रास्ता तो उन्हीं ने दिखाया था। जो अब बताओ, मान लो हम कोई भी चीज़ तोड़ने के लिए चलेंगे, पहाड़ तोड़ने के लिए नहीं तोड़ पाए, लेकिन रास्ता तो हम ही सिखाए लोगों को कि इसको तोड़ना है। हाँ, तो वही चीज़ है, पहला अगर व्यक्ति कोई काम करने जाता है या तो वो जीतेगा या तो वो हार जाएगा। अगर वो हार गया तो उसके लिए वो बहुत लोग उनसे सीखेगा कि आखिर ये कुछ तो करा। तो उसके पीछे ये आए काबूल, जिन्होंने क्या हुआ, सफल हुआ। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब है गेरिबाल्डी। अपनी लाल कुर्ती और स्थानीय किसानों की सहायता से, अब बताओ, उन्होंने लाल कुर्ती नामक सेना का गठन तो किया था और स्थानीय किसानों की सहायता से उसने 1880 में सिसिली पर अधिकार कर लिया। कब अधिकार कर लिया? 1880 में। बाद में उसने नेपल्स पर भी अधिकार कर लिया। आपको तो इससे पहले शॉर्ट क्वेश्चन भी बताए थे कि जो गेरिबाल्डी है पेशे से एक नाविक है। इन्होंने लाल कुर्ती नामक सेना गठन किया और सिसिली तथा नेपल्स को जीत लिया। फिर जीते हुए क्षेत्र को किसको सौंप दिया? विक्टर एमैनुअल को सौंप दिया। एक किसान के भांति अपना जीवन जीने लगा। ठीक है, तो वही कहा कि अपनी लाल कुर्ती और स्थानीय किसानों की मदद से उसने 1880 में, कहाँ पे? 1880 में सिसिली पर अधिकार कर लिया। बाद में उसने नेपल्स पर भी अधिकार कर लिया। उसने सार्डिनिया में मिला लिया गया। इस प्रकार इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण पूरा हुआ। ठीक है, तो इटली का जो द्वितीय चरण पूरा हुआ किसके मदद से हुआ? तो गेरिबाल्डी की मदद से हुआ। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलते हैं। पर्सा का राजा विलियम प्रथम ने जर्मनी के एकीकरण को ध्यान में रखकर बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। लेकिन क्या चीज़ है, बिस्मार्क के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर भाई साहब, बिस्मार्क की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करिए। इससे पहले हम लोग मेजनी, काबूल और गेरिबाल्डी के बारे में पढ़ लिए। अब है बिस्मार्क। बिस्मार्क कुछ विशेष ही काम किया होगा वहाँ पे, इसीलिए बिस्मार्क को अलग से एक क्वेश्चन में सेट किया है। क्योंकि इससे पिछले मेजनी, काबूल और गेरिबाल्डी तीन को हम एक साथ पढ़े, लेकिन अभी जो है इस क्वेश्चन में कहा था जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करिए। अब बताओ, बिस्मार्क ने कुछ खास किया होगा वहाँ पे, तो इसीलिए कहा था कि पर्सा का राजा, कहाँ का राजा? पर्सा का राजा जो विलियम प्रथम ने जर्मनी के एकीकरण को ध्यान में रखकर, किसको ध्यान में रखकर? जर्मनी के एकीकरण को ध्यान में रखकर बिस्मार्क, किसको? बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। यानी बिस्मार्क को क्या बना दिया? अपना चांसलर बनाया। बिस्मार्क एक प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ भी थे। क्या था बिस्मार्क? बिस्मार्क क्या है? बिस्मार्क की जो है ना, अपने देश के प्रति उसमें बहुत राष्ट्रवादी भावना था और एक कूटनीतिज्ञ भी थे। जैसे चाणक्य है ना, तो चाणक्य ही तरह वो क्या है? एक कूटनीतिज्ञ हैं। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी का एकीकरण आदर्शवादी से नहीं बल्कि रक्त और लोह की नीति से होगा। सही बात है। कहता है जो काम बात से न माने वह काम जरूर हथियार से मानेगा। ठीक है, तो बिस्मार्क को पता था कि लगता है कि जर्मनी का एकीकरण जो है ना, ऐसे आदर्शवादी शब्द से, आदर्शवादी वाक्य से होने वाला नहीं है, बल्कि रक्त और लोह की नीति से होगा। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधारों के द्वारा पर्सा की स्थिति को सुधारा तथा सैनिक शक्तियों को भी मजबूत किया। अब बताओ, मान लो बिस्मार्क जो है एक अच्छा ही क्या था? राजनीतिक था, एक अच्छा कूटनीतिक था। इन्होंने क्या किया, जो पर्सा है उस जगह का जो आर्थिक स्थिति खराब था उसको पहले इन्होंने सुधारा। उसके बाद कहा कि लगता है यहाँ पे सेना को भी क्या करना पड़ेगा? मजबूत करना पड़ेगा, सैन्य शक्ति को भी बढ़ाना पड़ेगा। उन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए डेनमार्क हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। अब बताओ जो बिस्मार्क है उन्होंने कहा किसके साथ? डेनमार्क के साथ युद्ध किया, ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया और फ्रांस के साथ भी युद्ध किया तथा सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का उदय महाशक्ति के रूप में हुआ। अब बताओ, सेडान का युद्ध भी हुआ। अब सेडान का जब युद्ध होता है तो उसके बाद जर्मनी में जो राष्ट्रवादी की भावना है उसका महाशक्ति के रूप में उदय हुआ।
इस प्रकार बिस्मार्क उपर्युक्त नीतियों द्वारा जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो बिस्मार्क जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसके एकीकरण में, तो जर्मनी के एकीकरण में। तो यही हमारा टॉपिक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अब है राष्ट्रवाद के उदय के कारण तथा प्रभाव की चर्चा करिए। अब बताइए, कहीं पे अगर राष्ट्रवाद के उदय के कारण होगा तो कुछ तो कारण होगा, राष्ट्रवाद के उदय के कारण भी होंगे और उनके प्रभाव की चर्चा है, उनके बारे में जानते हैं। पहला है टॉपिक जो राष्ट्रवाद के उदय के कारण। अब बताओ, किसी भी देश में राष्ट्रवाद के उदय का जो कोई न कोई कारण तो जरूर होगा। उसका पहला कारण है यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन। यूरोप में क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांति हुई और नेपोलियन से जो इनको सीख मिला उसके कारण से क्या हुआ, वहाँ पे राष्ट्रवाद के उदय हुआ। राष्ट्रवाद में क्या हुआ, उदय हुआ। तो नेपोलियन की विजय शक्ति ने यूरोपीय देशों में राष्ट्रवादी भावनाओं को जन्म दिया। अब तो नेपोलियन की जो विजय शक्ति है, नेपोलियन ने वहाँ पे गतिविधि किया, नेपोलियन ने जो वहाँ पे काम किया, उससे लोगों को काफ़ी सीख मिला और राष्ट्रवाद की भावना उनमें जन्म हुआ। ठीक है। फिर है नेपोलियन के विजित राज्य। नेपोलियन ने जिन राज्यों को जीता, नेपोलियन ने जिन राज्यों को जीता वहाँ भी राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार हुआ। अब बताओ, अगर हम कोई भी क्षेत्र जीत लेंगे तो उस पर क्या करेंगे, उन लोगों को समझाएंगे कि अब तुम हमारे देश के नागरिक हुए और हमारे देश के प्रति तुमको क्या रखना चाहिए, प्रेम और लगाव की भावना रखना चाहिए। ठीक है। शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, अगर कोई भी काम करेंगे तो मध्यम वर्ग के लोग ही हमारे देश में अधिक होंगे। आप किसी भी देश का अगर तुलना करते हैं तो सबसे अधिक किसका जनसंख्या होता है, तो मध्यम वर्ग का। उतना ही तो ज़्यादा गरीब होते हैं, नहीं ज़्यादा अमीर होते हैं, वो मध्यम वर्ग, जिसको हम लोग बुर्जुआ वर्ग के नाम से भी जानते हैं। शिक्षक है, व्यापारी है, जैसे मध्यम वर्ग के उदय से राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ। अब बताओ, एक शिक्षक है, एक व्यापारी है, एक मजदूर, ये लोगों जो है शिक्षक व्यापारी, ये लोग क्या है, मध्यम वर्ग के लोग हैं और ये क्या करते हैं, राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास करते हैं। तो हमारे जो राष्ट्रवादी के उदय के जो कारण थे 1, 2 और ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें। पहला क्या था, यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन। यूरोप में जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ और नेपोलियन का जो टेक्निक था उसके कारण से क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना जगा। फिर नेपोलियन को जीते हुए क्षेत्र था उनमें भी क्या किया, राष्ट्रवाद का प्रसार किया। फिर शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय। शिक्षित मध्यम वर्ग का भी क्या हुआ, अब आंखें खुल गई कि नहीं, अब हम लोगों को भी क्या करना है, समाज के लिए अच्छा करना है, समाज में अपना नाम करना है और समाज में अपने वर्चस्व को बढ़ाना है। इसीलिए वो लोग भी क्या हुआ, राष्ट्रवादी की भावना जगाया। ठीक है। अब कारण की तरफ हो गया, अब प्रभाव की तरफ चलते हैं। राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव, इनके प्रभाव भी तो कुछ हुआ होगा। अब बताओ, कहीं पे अगर युद्ध होगा तो उसके सीख तो बहुत को कुछ मिलेगा, वहाँ तो कुछ तो प्रभाव होगा। जो प्रभाव है, इससे कई क्रांतियाँ और आंदोलन हुए। अब बताओ, वहाँ पे क्रांतियाँ भी हुए और आंदोलन हुए। इसके फलस्वरूप अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ। अब बताओ, बहुत सारे ऐसे राष्ट्र थे जो कमज़ोर राष्ट्र से, जो तो किसी न किसी शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा दबाया जाता था, उन लोगों में भी अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना आया और एक नए राष्ट्र का क्या हुआ, उदय हुआ। कई राष्ट्र अपने देश के लिए लड़े और अपने नए नए राष्ट्रों का उदय हुआ। फिर भारतीय राष्ट्रवादी भी इससे प्रभावित हुए। जो भारत में जो राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने देखा कि यूरोप के लोग कैसे अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, मर मिट रहे हैं, तो हम लोग भी अपने देश के लिए क्यों न लड़ें और मरें। और इन लोगों में भी क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुआ। फिर भारतीय धर्म सुधार आंदोलन के नेताओं पर भी राष्ट्रवादी भावनाओं का गहरा प्रभाव पड़ा। जो भारत में जो धर्म सुधार के आंदोलन पे लोग लड़ रहे थे, उन लोगों में भी हुआ कि अब नहीं, हम लोग बेकार का धर्म के लिए लड़ रहे हैं, अपने देश को आज़ाद करने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए लड़ना चाहिए। इस पे भी इनको आँख खुला। ठीक है। तो जो हमारा प्रभाव था, इनका प्रभाव क्या है, इससे कई क्रांतियाँ और आंदोलन हुए। इससे क्या हुआ, कई सारे क्रांतियाँ हुए और आंदोलन हुए। फिर इसके फलस्वरूप अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ। इससे क्या हुआ, अनेक सारा राष्ट्रों का क्या होता है, उदय हो जाता है। फिर भारतीय राष्ट्रवादी
भी इससे प्रभावित हुए। जो भारत में जो राष्ट्रवादी हैं, भारत के जो क्रांतिकारी हैं, भारत में जो ऐसे बहुत सारे नेता हुए, बहुत सारे क्रांतिकारी हुए, इससे काफ़ी प्रभावित होते हैं इस युद्ध से। और भारतीय धर्म सुधार आंदोलन के नेताओं पर भी इनका प्रभाव पड़ा। जो भारत में धर्म के लिए प्रसार के लिए लड़ रहे थे, धर्म के लिए लड़ रहे थे, उनको ये क्या हुआ, उनके आँखों से पट्टी खुल गया कि नहीं, अपने देश के लिए, अपने देश से प्रेम करिए, वही सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर कहता है जुलाई 1830 की फ्रांसीसी क्रांति, जो जुलाई 1830 की क्रांति थी उनका क्या विवरण है, उनका क्या कारण था, उनमें जो क्या क्या घटना घटी उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जुलाई 1830 की क्रांति का क्या कारण थे उसके बारे में जानते हैं। आखिर जुलाई 1830 में क्यों क्रांति हुई। कहता कि 1824 में चार्ल्स दशम फ्रांस का राजा बना। अब बताओ फ्रांस का राजा किसने बना, चार्ल्स दशम बना। वह स्वेच्छाचारी और निरंकुश राजा था। अब बताओ वह स्वेच्छाचारी, वह अपने मन का सुनने वाला और निरंकुश राजा था। उसने शासनकाल में नागरिक स्वतंत्रता का हनन हुआ। उसके शासनकाल में क्या हुआ, उसके शासनकाल में नागरिक स्वतंत्रता का हनन हुआ। अब बताओ हम मान लो किसी देश के नागरिक हैं, क्या हमारे अंदर स्वतंत्रता नहीं होना चाहिए, हम लोग स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, हम लोग फ्रीडम नहीं होना चाहिए, हम लोगों में अवश्य होना चाहिए। तो वही जो है वहाँ उनके शासनकाल में क्या हुआ, नागरिक का जो स्वतंत्रता होना चाहिए, नागरिक का जो आज़ाद होना चाहिए, नागरिक का जो अधिकार होना चाहिए, उनका वहाँ पे हनन हुआ। प्रेस और अभिव्यक्ति पर रोक लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया, रोक लगा दी गई। उदारवादियों का दमन किया गया। जो उदारवादी था उनको उन्होंने क्या किया, दबा दिया थी, जिससे उसका विरोध बढ़ने लगा। अब बताओ कोई लोग हैं, जैसे आजकल अगर कहीं भी प्रोटेस्ट होता है तो प्रोटेस्ट होने पे क्या होता है, उनको दबा दिया जाता है। भले हम लोग स्वतंत्र हैं लेकिन अंदर से हम लोग फील करिए तो आखिर हम लोग लग रहा है कि हम लोग गुलाम हैं। क्योंकि जो हमारे देश की स्थिति अभी चल रहा है ये बिल्कुल ही लग रहा है कि हम लोग आज़ाद होते हुए भी क्या हैं, गुलाम हैं। आगे आने वाले समय में हम लोग और काफ़ी दिक्कतों का सामना करेंगे। तो इसका जो क्रांति का जो पहला कारण था वो क्या था, कहता है कि 1824 में जो चार्ल्स दशम है फ्रांस का राजा बना, लेकिन वे स्वेच्छाचारी और निरंकुश राजा था। फिर उसके शासनकाल में नागरिक स्वतंत्रता का हनन हुआ और प्रेस और अभिव्यक्ति पर रोक लगा दी गई। कहा कि कोई सरकार के प्रति एक शब्द नहीं बोलेगा, जो बोलेगा उसको सीधा कहाँ दे दिया जाएगा, तो कारागाह में दे दिया जाएगा, उसको जेल भर दिया जाएगा। फिर वहाँ पे उदारवादियों का दमन किया गया जिससे उनका विरोध बढ़ा। अब बताओ कोई भी अगर चाहेगा हम समाज को अपने मुट्ठी में ले ले, ये संभव नहीं है, क्योंकि आप कुछ समय के लिए पराजित कर सकते हैं सत्य को, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होगा, वह एक न एक दिन अपना स्थान जरूर ही ले लेगा। ठीक है, उसके दूसरा जो कारण है, चार्ल्स के प्रधानमंत्री पोलिगनिक द्वारा पारित 4 अध्यायों ने जलती अग्नि और प्रज्वलित कर दिया। अब बताओ कोई ऐसे 4 नियम ला दिया, इसके जो प्रधानमंत्री है पोलिगनिक, इनके 4 अध्यादेश के कारण से जनता में और आक्रोशित हो गया, जनता और आग बबूला हो गया। फिर उसके बाद 26 जुलाई 1830 को पेरिस की जनता ने खुला विद्रोह कर दिया। जो 26 जुलाई है 1830, जो पेरिस की जो जनता है क्या कर दिया, खुला विद्रोह कर दिया। अब जनता को आप कितना दिन तक सताइएगा, 1 दिन 2 दिन, एक दिन ऐसा होगा जनता रोड पे आएंगे और आपके कुर्सी को उखाड़ फेंकेंगे। तो ऐसा ही एक ऐसा दिन हुआ 26 जुलाई 1830 को पेरिस की जनता ने खुला विद्रोह कर दिया। राजा ने सेना के बल पर विद्रोहों को कुचलने का प्रयास किया जिसमें वह विफल रहा। जनता ने पेरिस पर अधिकार कर लिया। अब बताओ राजा चाहेगा कि हम जनता से आगे हो जाए, कितना लोगों को मारेंगे आप, कितना लोगों को दबाने का कोशिश करेंगे, आपके कुर्सी को उखाड़ फेंकेंगे अगर जनता चाहे तो। उन्होंने चाहा कि हम सेना के बल पे क्या करेंगे, जनता को कुचलने का प्रयास किया, विद्रोहों को कुचलने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया और जनता ने क्या किया, पेरिस पर अधिकार कर लिया। ठीक है, इसका परिणाम क्या हुआ, जुलाई 1830 का जो क्रांति हुआ इसका जो परिणाम है
तो उसका ये तो कारण था, इतना कारण आप लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या है, उसका कुछ ना कुछ परिणाम भी हुआ। ठीक है, परिणाम हुआ चार्ल्स गद्दी त्याग कर इंग्लैंड चला गया। जो चार्ल्स है हमारे, चार्ल्स दसम, उन्होंने क्या किया, गद्दी को छोड़ा और कहाँ चला गया, इंग्लैंड। चल रे बोटो भैया लेके चल। फ्रांस में क्या हुआ, बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लियंस वंश की लुई फिलिप को गद्दी पर सौंपी गई। अब बताओ, जो पहले था बुर्बो वंश की स्थापना, वहाँ पे उसके स्थान पर एक नया वंश का उदय होता है जिसमें हम लोग कहते हैं आर्लियंस वंश की। ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, वहाँ पे अपना नियम कानून सभी के लिए बना गया। फिर उदारवाद और राष्ट्रवाद की भावना उनमें जगा। जो लोगों में होना चाहिए उदारवादी और राष्ट्रवाद की विजय होना चाहिए, वहाँ पे भी ये संभव हो पाया। ठीक है, तो इनके परिणाम ये हुए। जो चार्ल्स दसम थे अपना गद्दी छोड़ा, इंग्लैंड चला गया। ठीक है, फिर वहाँ पे एक जो पहले से एक नया बुर्बो वंश चल रहा था, उसके जगह पे एक नया वंश की स्थापना हुआ जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्लियंस वंश कहते हैं। फिर वहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुआ, वहाँ पे अपना नियम कानून और अपना संविधान बना। फिर वहाँ पे उदारवादी और राष्ट्रवाद की क्या हुआ, विजय होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग करीब करीब एक चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं। इसी तरह से आपको जिस दिन एक वीडियो मिलेगा तो पूरा एक चैप्टर का ही वीडियो मिलेगा जिसमें आप लोग सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दीजिए। जो यूनान लोग जो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किए, उनका एक संक्षिप्त विवरण डालना है। तो 18वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत तुर्की की स्थिति कमज़ोर पड़ गई। अब बताओ, 18वीं सदी का बात कर रहा है। 18वीं सदी में क्या हुआ, ओटोमन साम्राज्य का वहाँ पे स्थापना था। उसके अंतर्गत क्या हुआ, तुर्की की स्थिति जो है ना काफ़ी कमज़ोर पड़ गया। जो तुर्की है, तुर्की का दयनीय स्थिति, तुर्की के लोगों का दयनीय स्थिति क्या हो गया, काफ़ी कमज़ोर हो गया। इसका लाभ उठाकर राष्ट्रवादी शक्तियाँ सशक्त हो गई। अब बताओ, कोई भी किसी के अगर कहीं भी किसी का देश का स्थिति अगर कमज़ोर हो जाता है तो वहाँ पे जो राष्ट्रवादी है क्या होगा, अपना शक्तियाँ को मजबूत करेगी, अपना शक्तियाँ को बढ़ाएगी। उन्हें यूनान के बौद्धिक आंदोलन तथा गुप्त क्रांतिकारी संगठनों का साथ मिला। उनको क्या मिला, उनको यूनान जो है ना, जो यूनान के बौद्धिक हैं, जो कहते हैं ना, जो तेज तरार व्यक्ति होते हैं, बौद्धिक व्यक्ति होते हैं, और बौद्धिक आंदोलन तथा गुप्त क्रांतिकारी संगठनों का उनको साथ मिला। और अंदर अंदर उनको जो है ना क्या हुआ, क्रांतिकारी लोगों का साथ मिला। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 1821 में, कब, 1821 में मोल्डेविया में व्यापक विद्रोह हुआ जिससे कुचल दिया गया। अब बताओ, एक बार जैसे हम लोग भी अगर भारत का इतिहास अगर पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि हम लोग भी आज़ाद होने के लिए एक बार नहीं कई बार हम लोगों को दबाया गया, लेकिन परिणाम क्या हुआ, एक ना एक दिन हम लोग क्या हुए, सफल हो गए। इसी तरह से वहाँ पे 1821 में क्या किया, जो मोल्डेविया में क्या हुआ, व्यापक विद्रोह हुआ जिसे कुचल दिया गया, उसको दबा दिया गया। फिर मोरिया में दूसरा विद्रोह हुआ। एक पहले हुआ कहाँ पे, मोल्डेविया में, और दूसरा जगह कहाँ हुआ, दूसरा विद्रोह जो हमारा होता है मोरिया में। कहाँ होता है, मोरिया में दूसरा विद्रोह होता है। तुर्की के सुल्तान, जो तुर्की के सुल्तान है, इस विद्रोह को धार्मिक स्वरूप देने का प्रयास का, कहा कि अगर हम ये धार्मिक, अगर धर्म के अगर अनुसार चलेंगे, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म करेंगे, तो हमको लगता है कि शायद ये आंदोलन जो है ना जरूर ही कुछ आगे तक जाएगा। ठीक है, जो तुर्की का सुल्तान है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो इस विद्रोह को धार्मिक स्वरूप देने का प्रयास किया। मिस्र के शासक परसा मोहम्मद अली की सहायता से। अब बताओ, जो मिस्र के शासक हैं उन्होंने क्या किया, जो पाशा मोहम्मद अली है उसकी सहायता से उसने क्रूरतापूर्वक विद्रोह का दमन किया। अब बताओ, दमन करना मतलब होता है, जो मिस्र का शासक है ना, वो जो है इस आदमी के मदद से, इसका नाम है मोहम्मद अली, इसके सहायता से बड़ा ही गुस्सा भाव से, बड़ा ही क्रूर भाव से इस विद्रोह का क्या कर दिया, दमन कर दिया, दबा दिया गया। इससे पूरा यूरोप स्तब्ध हो गया। पूरा यूरोप में क्या हो गया, सबके मुंह से लावा फूटने लगा, सबके मुंह से स्तब्ध, अब कुछ नहीं निकल रहा है कि भाई साहब अब क्या होगा यूरोप में। तुर्की के विरोध ब्रिटेन हो गया, रूस और फ्रांस संयुक्त कार्रवाई के लिए तैयार हुए। अब बताओ, जो तुर्की था ना उस समय में काफ़ी शक्तिशाली लग रहा था,
अब तुर्की जो है, तुर्की के विरोध में एक ही नहीं, ब्रिटेन भी, रूस भी और फ्रांस संयुक्त रूप से कार्रवाई के लिए तैयार हुए। रूस द्वारा पराजित होकर, अब बताओ किसके द्वारा, जो रूस द्वारा पराजित होकर 1929 में तुर्की ने उसके साथ एड्रियानोपोल की संधि की। यूनानी राष्ट्रवादियों ने इस संधि को स्वीकार नहीं किया। अब बताओ तुर्की ने क्या करता है, वो किसके साथ अपना संधि करता है, रूस के साथ। किसके साथ, रूस द्वारा पराजित होकर। अगर जब रूस पराजित हो गया तो उसके साथ क्या किया है, तो तुर्की ने उससे संधि कर लेता है। और लेकिन उसको जो यूनानी राष्ट्रवादी है वो इस संधि को स्वीकार नहीं किया। फलतः 1832, फलतः कब, 1832 में कस्तूतुनिया की संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान का उदय हुआ। और 1832 में क्या होता है, एक कस्तूतुनिया की संधि द्वारा क्या होता है, स्वतंत्र, जो हमारा वहाँ पे स्वतंत्र यूनान का उदय होता है। और बवेरिया का राजकुमार ओटो यूनान का शासक बना। जो वहाँ के यूनान का शासक कौन बना, राजकुमार ओटो यूनान का शासक बनता है। ठीक है, तो यही था हमारा यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन। तो एक बार फिर से हम इसको पढ़ लेते हैं। जितने क्रांतिकारी हुए उसके कुछ ना कुछ कारण होते थे और कुछ ना कुछ परिणाम होते थे, और लोगों में राष्ट्रवाद के भावना जो है ना इसमें काफ़ी जगता था। तो 18वीं सदी में क्या हुआ, 18वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत तुर्की की स्थिति कमज़ोर पड़ गई। अब बताओ किसी के अंतर्गत, यानी एक ओटोमन साम्राज्य है, इसके अंतर्गत में तुर्की की स्थिति क्या हो गई थी, कमज़ोर पड़ गई थी। इसका लाभ उठाकर राष्ट्रवादी शक्तियां सशक्त हो गई। अब इसका लाभ उठाकर क्या किया, जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं वो काफ़ी गंभीर होगी। उन्हें यूनान के बौद्धिक आंदोलन तथा गुप्त क्रांतिकारी संगठनों का साथ मिला। किसको मिला, तो तुर्की वाले को यूनान का बौद्धिक आंदोलन तथा गुप्त क्रांतिकारी संगठनों का साथ मिला। परिणाम स्वरूप 1821 में मोल्डेविया में क्या हुआ, व्यापक विद्रोह हुआ, जिसे कुचल दिया गया। मोरिया में दूसरा विद्रोह हुआ, फिर उसको कुचल दिया गया। तुर्की के सुल्तान सोचा कि इसको हम लोग क्या करते हैं, धार्मिक स्वरूप दे देते हैं। इस आंदोलन को क्या करते हैं, धार्मिक स्वरूप दे देते हैं। अगर धार्मिक स्वरूप दे देंगे तो शायद लगता है कि यह आंदोलन क्या होगा, काफ़ी हद तक जाएगा। लेकिन मिस्र के शासक जो है अहमद अली की सहायता से, किसका, जो मिस्र का शासक है ना, अहमद अली के सहायता से उसने क्या किया, क्रूरतापूर्वक विद्रोह का दमन कर दिया। इस जो क्रांतिकारी वहाँ हो रहा था उसका दमन कौन कर दिया, मिस्र। किसके मदद से, तो मिस्र जो है सहमत यानी मोहम्मद अली के मदद से क्या किया, क्रूरतापूर्वक उस विद्रोह का दमन किया। इससे पूरा यूरोप स्तब्ध हो गया। पूरा यूरोप क्या हो गया, स्तब्ध हो गया। तुर्की के विरोध में ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया और फ्रांस संयुक्त रूप से क्या कर रहे थे, कार्रवाई के लिए तैयार हो गए। अब बताओ तुर्की के विरोध कौन कौन हो गए थे, ब्रिटेन भी हो गए, रूस भी हो गया और फ्रांस भी हो गए। रूस द्वारा पराजित होकर, रूस द्वारा क्या हुआ, पराजित होकर ये किससे संधि कर लेते हैं, तुर्की से। किससे कर लेते हैं, 1829 में तुर्की ने उसके साथ एड्रियानोपोल की संधि की। यूनानी राष्ट्रवादियों ने इस संधि को स्वीकार नहीं किया। जो यूनान वाले हैं इस संधि को स्वीकार नहीं करते हैं। फलतः 1832 में कस्तूतुनिया की संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान का उदय होता है। किसके मदद से होता है, तो 1832 में कस्तूतुनिया की संधि द्वारा, किसके द्वारा, कस्तूतुनिया की संधि द्वारा एक स्वतंत्र यूनान का उदय होता है। बवेरिया का राजकुमार ओटो यूनान का क्या बनता है, शासक बनता है। जो बवेरिया का राजकुमार था ना, जिसका नाम ओटो है, वो क्या होता है, यूनान का शासक बनता है। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद कंप्लीट होता है। तो आज के लिए सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।